अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हांस एकेडमी में आपका खुशामदीद है। मैं वसीम ख़ान एक बार फिर लेकर आया हूं आपके सामने नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 के लिए ये जो वीडियो सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है, इसका एक और हिस्सा लेकर इसमें हम जो है सवाल नंबर 3 का बी हल करेंगे। इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सवाल नंबर 3 होता है उसका हिस्सा ए जो है हमने आपको बता दिया है। अब सवाल नंबर 3 का बी का जो सलूशन है आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस जो पेपर सलूशन की जो सीरीज़ की जो वीडियोज़ है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी जाकर लिंक पर क्लिक करके आपको जो भी क्वेश्चन का सलूशन देखना है वो देख सकते हैं। हमने हर वीडियो के अंदर पूरे 5 पर्चों को एक साथ समझाया है क्वेश्चन वाइज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब हम पर्चा नंबर 1 इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का, इसमें सवाल नंबर जो 3 का बी है, इसका पहला सवाल करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है। एक कारखाने में हुनरमंद और गैर हुनरमंद मज़दूरों की यौमिया मज़दूरों की नस्बत, जो मज़दूरी इनको दी जाती है, कुछ हुनरमंद है, स्किल बेस्ड वर्कर और नॉन स्किल बेस्ड, ऐसे 2 टाइप के वर्कर होते हैं। तो उनकी जो मज़दूरी दी जाती है उसकी निस्बत 5:3 दी गई है। क्या दी गई है? 5:3 ऐसे दी गई है। उनकी एक दिन की कुल मज़दूरी 720 रुपये है। एक दिन की कुल मज़दूरी कितनी है? 720 रुपये है। तो हर हुनरमंद और गैर हुनरमंद मज़दूरों की यौमिया मज़दूरी, यानी जो उनको वेजेस मिलते हैं, डेली वेजेस, वो कितने रुपए मिलता है वो हमें पता करना है। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। सबसे पहले तो आप देखो 2 मिकदारें दी गई हैं, तो इससे समझ में आता है कि जो सवाल है ये 2 मुतगैर खतीमसात का है। तो हम मान लेते हैं कि हुनरमंद के लिए, हुनरमंद मज़दूरों को दी जाने वाली जो यौमिया मज़दूरी है वो x है और गैर हुनरमंद को मिलने वाली जो मज़दूरी है वो y है। अब दोनों की निस्बत यानी x निस्बत y जो है वो 5:3 है और एक दिन में दोनों को मिलने वाली, यानी हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों को मिलने वाली जो मज़दूरी वो 720 रुपये है। तो देखो इस तरह से हमारे पास मसावत बन जाती है। तो हम क्या करेंगे, ज़रा इसको ठीक ढंग से लिख लेंगे इस तरह से, x/y बराबर 5/3। इसमें अगर तीसरा रब करते हैं हम तो 3x हो जाएगा ये, और ये 5y हो जाएगा। फिर 3x के माइनस में 5y को यहाँ ले लेंगे तो इधर पे 0 बचेगा। इसकी तरह से मसावत नंबर 1 हो जाएगी और ये हमारी मसावत नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ज़रीबों को यकसा करके हल करने का जो तरीका है, वैसे इस्तब्दाल के तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है ना। लेकिन हम जो है इखराज के तरीके से हल करेंगे। अब इखराज के तरीके से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़रीबों को यानी कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ता है। या फिर आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो x के साथ में 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 है। या फिर आप जो है y, अगर महवर अगर y मतलब मुहद्दिद देखते हैं, अगर मतलब ये अगर y का ज़रीब देखते हैं तो यहाँ पर -5 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ 5 से ज़रब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर ज़रब करेंगे तो देखो ये 5x हो जाएगा प्लस ये 5y हो जाएगा, और 72 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये 360 और ये 0, तो इस तरह से 36 हो जाएगा। तो ये मसला नंबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब गौर से देखिए, अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और 3 को जमा करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप मसावत 1 और 3 को जमा करने पर, 1 और 3 को जमा करने पर इस तरह से लिखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, यह 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 3600, है ना। अब प्लस कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात, देखो ये प्लस 5y माइनस 5y कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8x और ये हो जाएगा 3600, है ना। x यहाँ पर रखते हैं, 3600 के बटे में 8 को रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 1 8, 8 चौक 32, 4 बचे, 8 पंजे 40 और ये 0। तो x की कीमत कितनी आ गई भाई, x की कीमत आ गई 450। यानी जो हुनरमंद अफराद है या मज़दूर है उनको जो मिलने वाले पैसे हैं वो 450 रुपये हैं। अब इसी की कीमत जो है हम उठाकर यहाँ रख देते हैं, ये वाली मसावत में, मसावत नंबर 2 में,
ना, तो x जमा वाई बराबर 720, तो कितना आएगा 450 जमा वाई बराबर ये 720, वाई बराबर 720 के माइनस में 450 चला जाएगा, है ना, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 270। तो हम आखिर में एक इबारती लाइन लिख सकते हैं, आप लोग लिखिए कि इस तरह से एक कारखाने में हुनरमंद मज़दूरों को मिलने वाली जो यौमिया मज़दूरी है वो 450 है, और गैर हुनरमंद मज़दूरों को मिलने वाली जो मज़दूरी है वो 270 रुपये है। तो इस तरह से बच्चों ये जो सवाल है हमारा वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 3 का बी का पहला, है ना, ये पहला सवाल था हमारा, सवाल नंबर 3 का बी का। अब जो है यहाँ पर जीएसटी सबक से अगला सवाल लिया गया है, तो हमें वो हल नहीं करना क्योंकि वो सबक रिड्यूस है इस तालीमी साल के लिए। तो हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है यहाँ पर एहतिमाल सबक से लिया गया है। क्या बोला गया है कि अच्छी तरह खिलत मिलत किए गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता बेतरतीब तरीके से निकाला गया। एहतिमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 ईंट का पत्ता हो, एक तस्वीरी पत्ता हो, एक सियाह पत्ता। 3 वक़्वे दिए गए हैं। सबसे पहले जब भी कभी आप सवाल पढ़ें 52 पत्तों की गड्डी वाला, तो इस तरह से अपने समझने के लिए जो है ना इस तरह से बना लीजिए। आपकी किताब में भी ऐसा बना है कि 52 पत्तों की गड्डी में 26 लाल पत्ते होते हैं यानी रेड कार्ड्स होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं यानी काले पत्ते होते हैं, सियाह पत्ते होते हैं। काले या सियाह आप लिखे हैं ना, सियाह पत्ते ना, सियाह पत्ते होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए 26 लाल पत्तों में 13 पत्ते जो होते हैं वो पान के होते हैं, जिसे हर्ट कार्ड कहते हैं, है ना, पान के पत्ते इसे कहते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ पान। और 13 पत्ते जो होते हैं वो डायमंड के होते हैं यानी इसे ईंट के पत्ते कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंट के पत्ते। इसी तरह से 26 जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें 13 पत्ते जो होते हैं वो क्लब कार्ड होते हैं, चिड़िया के पत्ते कहते हैं उसे, है ना, इस तरह से उसकी निशानी होती है, क्लब कार्ड्स कहते हैं उसे। और बाकी जो 13 होते हैं वो स्पेड कार्ड्स होते हैं, है ना, हुकुम के पत्ते कहते हैं इसे, स्पेड कार्ड्स। मुझे तो ये पान नज़र आता है और ये हर्ट नज़र आता है। खैर पान अभी इसे बोला गया तो हमें यही समझना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर पत्तों के अंदर हमने समझाया है, जब हमने इस सबक का वीडियो बनाया तो उसमें बताया था कि किस तरह से पत्ते कैसे होते हैं, है ना। पान के पत्तों में 3 तस्वीरी पत्ते होते हैं, जैसे कि एक किंग होता है ना, तो पान का किंग यानी हर्ट का किंग, फिर उसके बाद क्वीन होती है उसकी, और फिर जोकर होता है। ये 3 पत्ते तस्वीरी इनके पास होते हैं, पान वालों के पास, है ना, यानी जिसे हर्ट कार्ड्स कहते हैं यानी पान के पत्ते। इसी तरह से ईंट में यानी डायमंड के जो पत्ते होते हैं उसमें भी डायमंड का किंग, डायमंड की क्वीन और डायमंड का जोकर। वैसे आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, पेपर में इस तरह से बनाना नहीं है आपको, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसी तरह से चिड़िया के जो पत्ते होते हैं जिसे क्लब कार्ड्स कहते हैं, इसमें भी किंग होता है, क्वीन होती है और जोकर होता है जिसे ग़ुलाम कहते हैं हम, है ना। इसी तरह से हुकुम के पत्ते में भी उसका किंग होता है और इसकी क्वीन होती है और उसका ग़ुलाम होता है। तो 3 पत्ते सबके पास होते हैं। तो 3 चौक कितने हो गए? 12, है ना। तो 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप सवाल पढ़ेंगे 52 पत्तों वाला, तो सबसे पहला लाइन ये लिख देने का, फ़र्ज़ किया कि नमूना वसअत एस है। फ़र्ज़ किया कि नमूने वसअत एस है, और फिर एन ऑफ एस डायरेक्ट आप लिख देंगे 52, है ना। तो पहला आपको वकवा क्या बोला गया है कि ए ऐसा वकवा है, मतलब ए हम ऐसा मान लेंगे, फ़र्ज़ किया कि ए है, ईंट का पत्ता है। अब ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 52 पत्तों में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 52 पत्तों की गड्डी में 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ऐसा लिखना है आपको, होते हैं। इस तरह से एन ऑफ ए बराबर जो होगा, इसको ए ऐसा वकवा मान लीजिए, ए ऐसा करके आपको लिखना होगा, है ना। तो एन ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 13 पत्ते हो जाएगा। तो जब इसका एहतिमाल मालूम करेंगे तो पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए, इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो एन ऑफ ए कितना है? 13 है, एन ऑफ एस कितना है? 52 है। 13 के बारे में आता 13 का 13, 13 चौक 52 यानी 1/4 आ जाएगा एहतिमाल इसका। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 अब हल करते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया? एक तस्वीरी पत्ता है। अब हमने बताया कि तस्वीरी पत्ते कितने होते हैं, देखो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 चौक 12 हो गए।
तो हम यहाँ लिखेंगे कि 52 पत्तों की गड्डी में 52 पत्तों की गड्डी में कुल 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं। ऐसा आपको लिखना है। इस तरह से एन ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका भी एहतमाल मालूम कर लीजिए, तो पी ऑफ बी लिखेंगे हम, तो एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो एन ऑफ बी कितना है 12 और ये है 52। 4 के पार्ट से कैंसिल होता है, 4 तिया 12, 4 एक 4, 4 तिया 12, तो 3/13 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से तीसरा और आखिरी पॉइंट है इस सवाल का, क्या है वो कि एक सिया पत्ता है। अब आपको मालूम है 52 पत्तों की गड्डी में 26 सिया पत्ते होते हैं, तो हम सी इज इक्वल टू यहाँ पर पूरा लिखेंगे 52 पत्तों की गड्डी में। इस तरह से लिखिए आप, 52 पत्तों की गड्डी में कुल 26 सिया पत्ते होते हैं। इस तरह से आप लिखें। फिर एन ऑफ सी बराबर आप बताएंगे 26, तो पी ऑफ सी कैसे मालूम करेंगे आप, एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। हमेशा एन ऑफ एस नसबनुमा में नीचे ही आएगा, है ना। तो 26/52, ये भी 13 के पार्ट से कैंसिल होगा, 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो बच्चों 2 सवाल है, सवाल नंबर 3 के बी में जो हमें करने थे, इस पर्चे से आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पर्चे के सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। तो बच्चों आप पर्चा नंबर 2 का सवाल नंबर 3 का भी हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला सवाल दिया गया है कि हमजाद मसावत को क्रामर के उसूल से हल करना है। तो पहला सवाल है, क्या बोला गया है, 2 मसावतें हैं 4x + 3y - 4 = 0। दूसरी मसावत है 6x + 8 - 5y, है ना। ये 2 मसावतें दी गई है, इसे क्रामर के उसूल से हल करना है, हमें क्रामर उसूल से करना है। सबसे पहले तो इसको सही क्रम में, मतलब सही तरतीब में लगा लीजिए। जो हमारी हमजाद मसावत की मियारी सूरत है उसकी अंदर लिख लीजिए आप इसको। तो देखो किस तरह से होगा, 4x + 3y, 4 को यहाँ भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, ये मसावत नंबर 1 हो जाएगी हमारी। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 6x यहाँ रहेगा, जब ये 5y यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 5y इधर इस तरह से प्लस में, और 8 तो यहाँ का यहीं रहेगा तो इसे प्लस में रहेगा। ये मसावत नंबर 2 हो गई हमारी। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मुरब्बा कालिब बनाएंगे, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, पहली मसावत में x का ज़रीब यहाँ और दूसरी मसावत का x का ज़रीब यहाँ, यानी 4 और 6 यहाँ आ जाएंगे, और y का ज़रीब यहाँ पहली मसावत का और दूसरी मसावत का y का ज़रीब यहाँ। इसको तीसरा भर करके निकाल लेते हैं हम। तो 4 पंजे 20 और ये -3 छंग 18। याद रखिए मुरब्बा कालिब में हल करते वक्त बीच में माइनस लगता है, तरीका है। अब 20 में से 18 गए तो कितना बचा, 2 बचा। इसी तरह से अब dx निकालेंगे आप। तो dx निकालने के लिए आपको x के जो अरकान है, x की जो ज़रीब है वो नहीं लिखना है x की जगह पर, उसकी जगह पर 4 और 8 जो कांस्टेंट टर्म है बराबर के उस तरफ वाले नंबर वो लिखने होते हैं, है ना। और y के जो रुकन है वो सेम होंगे, 3 और 5। अब इसे तीसरा कर लीजिए, 4 पंजे हो गया 20 -3 8 ये हो गया 24। तो 20 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 आएगा। इसी तरह से अब dy मालूम कर लीजिए आप। तो dy में y वाले अरकान नहीं होंगे, x वाले होंगे 4 और 6। y वालों की जगह पर जो कांस्टेंट टर्म है 4 और 8 ये होंगे। अब देखो 4 8 32 -4 छंग 24, है ना। तो कितने बचे, 32 में से 8 गया तो 8 बचे। अब हम x की कीमत निकालेंगे। तो x की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे, dx/d। कभी कभार 1 मार्क्स के लिए भी इतना सा आ जाता है, d और dx की कीमत दी रहती है और बोलता है कि x मालूम कीजिए, है ना। तो d की कीमत है 2 नीचे और dx कितना आया हमारे पास, -4 आया है। तो देखो 2 1 2 2 दूनी 4, तो ये -2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, -2, है ना। सवाल हल हो गया यहाँ पर। अब y मालूम करते हैं, dy/d। तो dy कितना है, 8 है, d कितना है, 2 है, 2 1 2 2 चौक 8, तो 4 आ गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमजाद मसावत का जो हल है x, y की अगर सूरत में हम लिखते हैं तो यह आ जाएगा -2, 4। तो बच्चों सवाल नंबर जो 1 है इस पर्चे का वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अगला सवाल भी जो है वो रिड्यूस सबक से है, यानी माशी मनसूबबंदी से है, तो उसको हम नहीं करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पर्चा है जो इस वक्त हमारे हाथ में मौजूद है, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है जिसका लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा,
और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड सेक्शन से या जो हमारा उर्दू मीडियम नोट्स का जो सेक्शन है हमारी वेबसाइट से, वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तीसरा सवाल क्या है? 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं, है ना। तो 2 सिक्के उछाले गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी कभी एहतिमाल सबक से अगर आप सवाल हल करेंगे तो पहली लाइन आपकी ये होनी चाहिए कि फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत यानी सैंपल स्पेस क्या है? एस है। अब 2 सिक्के उछाले गए हैं तो हमें हो सकता है दोनों मरतबा मतलब एच आ जाए, हेड आ जाए दोनों पर, है ना। फिर एक पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल आ जाए यानी पट आ जाए या चित आ जाए। तो देखो दोनों चित चित पढ़ते हैं, चित और पट, पट और चित, और दोनों पे पट पट आ सकता है। तो टी को पट कहते हैं, एच को चित कहते हैं, चित और पट, है ना, हेड और टेल। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो 2 हेड, फिर एक पे पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, मतलब क्या क्या आ सकता है वो लिखना होता है। तो याद रखिए 2 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो नमूना वसत में जो अरकान की जो तादाद होती है वो 4 आती है ना। अब पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप। पहला पॉइंट क्या दिया है? हम पढ़ेंगे इसको ए, एक भी पट हासिल ना हो, ऐसा है, एक भी पट ना हो। अब ऐसा कौन सा जिसमें टी नहीं है? तो हो सकता है यही है वो। तो ए बराबर इस तरह से हम लिखेंगे एच एच, है ना, जिसमें पट नहीं है, सिर्फ चित है। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका इस्तेमाल अगर हम मालूम करेंगे तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, इस तरह से हल करते हैं, है ना। एन ऑफ ए 1, एन ऑफ एस कितना हो गया? 4। तो यहाँ हल हो गया। नंबर 2, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, बी फर्ज कर लेते हैं उसको। एक भी चित हासिल ना हो, एक भी चित नहीं है यानी एच नहीं है, यानी ज़ाहिर सी बात है टी है वो। तो यहाँ पे लिखो एक भी चित ना हो। तो बी सेट के अंदर दोनों पट रहेंगे, है ना। तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका भी एहतिमाल मालूम कर लो, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। पढ़ाई जब हो जाती है तो रिवीजन करने में बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट क्या है? कम से कम 1 पट हासिल हो। 1 पट यानी कम से कम बोला है ना, तो कम से कम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना चाहिए हमने, है ना। तो जिसमें 1 टी है वो भी लिखना है और जिसमें 2 टी है वो भी लिखना है ना। तो यहाँ लिखेंगे कम अज कम 1 पट हो, है ना। तो सी में एच टी, टी एच और डबल टी। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? 3 आ जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल क्या हो जाएगा? एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। तो 3/4 इसका इस्तेमाल आ जाता है। तो इस पर्चे के भी जो 2 सवाल थे वो यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं, जिसमें हमें जो सवाल करना था, जो सबक हमें इस साल पढ़ना है, उसके हमने सवाल यहाँ हल कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप वीडियो को रुका कर आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पर्चे के सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 3 जो है उसका सवाल नंबर 3 का बी हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पहला सवाल दिया गया कि अमित और अतुल की माहाना आमदनी की निस्बत, आमदनी यानी इनकम, तो इनकम की जो रेशो है, निस्बत है, वो 6:5 दी गई है दोनों की, अमित और अतुल की। जबकि उनके माना अखराजात की निस्बत जो है यानी खर्च, इसे इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना, ई बोलते हैं हम उसको। तो कितना दिया गया? ये 5:4 दिया गया है। अगर दोनों में हर एक की जो बचत है यानी जिसे सेविंग कहते हैं वो कितनी है? वो है 2500 रुपये। 2500 रुपये बचाते हुए लोग, तो उनकी महीना जो आमदनी है यानी इनकम है वो कितनी है? अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनकम में से जितना खर्चा हो जाता है, जो हमारे पास बच जाता है, उसे हम सेविंग कहते हैं। तो उसको किस तरह से लिखेंगे? इनकम में से जितना हम खर्चा कर लेते हैं, खर्चा करना यानी माइनस कर देना, तो हमारा जो बचता है वो सेविंग होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो उन दोनों की इनकम और एक्स खर्च का जो निस्बत है उसे एक्स निस्बत वाई हम ले लेते हैं, है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो इसे हम जो है वो एक्स निस्बत वाई सब फ़र्ज कर लेते हैं। तो अगर इस सूरत में इनकम के लिए एक्स और खर्चे के लिए यानी एक्सपेंडिचर के लिए हमने वाई लिया है, तो आप इस 6 के साथ एक्स लगा दो, है ना,
और इसका जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा है अमित का वो है 5, तो -y है ना। इनकम में से खर्चा माइनस कर देंगे तो सेविंग बचता है, तो सेविंग कितना कर रहे हैं 2500 कर रहे हैं, तो मसला नंबर 1 बन गई। इसी तरह से दूसरे अतुल के लिए भी है ना, इसकी इनकम क्या 5x है माइनस खर्चा कितना 4y है ना, बचत भी इनकी 2500 ही, तो मसला नंबर 2 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दो मुतगय्यर मसावत हमें यहाँ हमारी यह बन चुकी है, दो हमजाद मसावतें बन चुकी है। अब इसे हल करने के लिए हम इखराज का तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो इखराज के तरीके के लिए हमें यहाँ ज़रीबों को यकसा बनाना पड़ेगा। तो यकसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 को 4 से और मसला नंबर 2 को 5 से ज़रब कर देंगे। तो 4 छंग ये हो जाएगा 24x और 4 पंजे ये हो जाएगा 20y और ये 25 चौक 100 यानी 10,000 है ना। इस तरह से आ जाएगा, ये मसला नंबर 3 बन गई, समझ लो। इसी तरह से अब इस मसावत को 5 से दे तो 25x माइनस 5 चौक 20y है ना। इस तरह से इज इक्वल टू 25 पंजे 125 यानी 12,500, ये मसला नंबर 4 हो गई है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जिसके मुतगय्यर है y के जो ज़रीब है 20 वो सेम हो गए, लेकिन अलामत जो है इनकी सेम है। तो सेम होने की वजह से अब हमको माइनस करना पड़ेगा। बहुत से बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आता कि माइनस कब करे और प्लस कब करे। देखो, जब मुतगय्यर के साथ में लिखा जाने वाला जो नंबर होता है जिसे हम ज़रीब कहते हैं, अगर वो ज़रीब सेम है तो अलामत उल्टी सीधी होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो सके। यहाँ पर एक सेम जैसी है माइनस माइनस, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ज़ाहिर सी बात है माइनस करेंगे तो अलामत तब्दील हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 4 में से 3 को तफरीक कर देंगे, माइनस कर देंगे है ना। तो पहले मसला नंबर 1 लिखिए, 25x माइनस 20y इज इक्वल टू 12,500 है ना। और बाद में मसला नंबर 3 24x माइनस 20y इज इक्वल टू 10,000 है ना। माइनस कर रहे हैं तो अलामा सबकी तब्दील हो जाएगी है ना। जो प्लस था वो माइनस में, जो माइनस था वो प्लस में है ना। तो देखो 20y जमा 20y नफी 20y कैंसिल हो गया। 25x में से 24x गया तो सिर्फ x बचा इज इक्वल टू, यहाँ कितने बचे 12,500 में से 10,000 चले गए तो 2,500 बचे यानी 2500। अब x की कीमत कितनी आ गई, 2500 आ गई हमारी। अब क्या करेंगे हमने जो फ़र्ज़ किया था इनकी इनकम यानी माहाना आमदनी, तो इसके लिए 6x था है ना। देखो ये इनकम है, ये इनकम है ना यानी आमदनी है, तो 6x ये थी अमित की इनकम हमें मालूम करना है। फिर उसके बाद अतुल की मालूम करना है, तो उसका है 5x है। x की कीमत रख दीजिए 6 ज़रब 2500 है ना, और ये 5 ज़रब 2500, तो कितना आ जाएगा ये। अगर हम 25 को 6 से ज़रब देते हैं तो कितना आएगा 150 है ना, 150 और प्लस ये 2 0 यानी 15,000 रुपये इसकी इनकम है अमित की। और अतुल कितने होंगे 25 पंजे 125 यानी इसकी कितनी होगी 12,500 है ना। तो भाई एकदम आसान और सिंपल वे में, बस ये हमारा जो फार्मूला है ना जिससे हमने आपको समझाने की कोशिश की है, इस फार्मूले को याद रखिए कि सेविंग जो होती है, जो बचत होती है, वो महीना आमदनी में से जो खर्चा हम कर देते हैं है ना, एक्सपेंडिचर जिसे इंग्लिश में कहा है, वो माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग बच जाएगा है ना, रह जाता है। तो इस फॉर्मेट में मसावत को बनाना है हमें। तो जब आपकी मसावत बन जाएगी तो इसके बाद तो आप खुद कर सकते हैं है ना, या आपके टीचर ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको पढ़ाया होगा, हम भी पढ़ा रहे हैं वैसे है ना। तो बच्चों ये सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है ना। अब बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल एहतिमाल पर मबनी है, सवाल नंबर 3 है यहाँ, ये पहला था है ना। सेकंड वाला तो हमको नहीं करना है, हम डायरेक्ट थर्ड वाला करेंगे क्योंकि एहतिमाल पर मबनी है। मुंदरजा झेल वक़वा ए और बी हर एक के तजुर्बे के लिए नमूना औसत S, नमूना नुकात N ऑफ S यानी अरकान की तादाद लिखिए। इस तरह वक़वा ए और बी को सेट की अलामत सूरत में लिखकर N ऑफ A N ऑफ B लिखिए। अच्छा ठीक है, 3 सिक्के को बैक वक्त उछाला गया। क्या है सवाल, 3 सिक्कों को बैक वक्त। तो जब भी कभी आप एहतिमाल सबक से सवाल को हल करें तो फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसे ही आपको लिखना होगा, वरना आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह से लिखें और फिर ऐसे महरवी कॉस बना के 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो हो सकता है तीनों सिक्कों पर चित यानी
हेड आ जाए। अब 3H लिखने के बाद अब आप हमारी ट्रिक इस्तेमाल करें लिखने के लिए। इतना याद रखिए कि 3 सिक्के जब उछाले जाते हैं तो नमूने अरकान की जो तादाद होती है वो 8 आती है। कितनी आती है? 8। तो देखो डबल H लिखेंगे, फिर T लिख देंगे आप। ट्रिपल H था ना, डबल लिखे, एक T लिखा, उसको खसकाते जाना है आपको। अब बीच में ले लीजिए आप T को और खसका दीजिए तो साइड में आ जाएगा THH, है ना। अभी THT, एक T और डाल दीजिए, फिर TTH कर दीजिए आप, है ना। फिर इसका उल्टा लीजिए, HTT कर दो, है ना, फिर ट्रिपल T कर दो। कितने हो गए? 4 4 8 हो गए। तो वही इस तरह से जो है आपकी अरकान की जो तादाद है नमूना औसत में वो 8 आ जाती है। 3 सिक्के उछलने पर नमूना औसत 8 आते हैं। अब पहला पॉइंट क्या बोला गया है? वक़्वा ए। वक़्वा ए क्या बोला गया है कि कम से कम 2 चित जिसमें हो, यानी जिसमें डबल H हो वो भी लिखे, कम से कम बोला ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला भी लिखने का, यानी ये भी आएगा, 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 है ना। ये चारों आ जाएंगे। तो ए में कौन कौन आएगा? ये पहले चारों, ट्रिपल H, फिर डबल HT, फिर HTH, है ना, फिर THH। तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमें एहतमाल मालूम करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ एन ऑफ ए अरकान की तादाद हमें लिखना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है बी वक़्वा के लिए। बी वक़्वा में क्या बोला है कि दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो, यानी बीच में ये दूसरा सिक्का होता है। ये देखो, ये पहला सिक्का होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो दूसरे सिक्के पे H आना चाहिए। तो बीच में H कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है ना। तो ये सब लिख देंगे आप बी सेट में इस तरह से। तो ट्रिपल H ये आ जाएगा, फिर डबल HT आ जाएगा, है ना, फिर बाद में THH आ जाएगा, है ना, फिर THT आ जाएगा। तो इस तरह से इतने अरकान आ जाएंगे। तो एन ऑफ बी में भी कितना आ जाएंगे? 4 अरकान आ जाएंगे। तो भाई 3 मार्क्स का ये सवाल आपके सामने, इसका सलूशन मौजूद है। तो हमने सवाल नंबर 3, पर्चा नंबर 3 का भी अब हमने हल कर लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रुका के आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अगले पर्चे के सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। तो बच्चों, अब पर्चा नंबर 4 का हम सवाल नंबर 3 का बी करने वाले हैं। यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया सबसे पहला वो ये है कि एक 2 हिंदसी अदद है और हिंदसों का मकाम को तब्दील करने पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ 143 है, 143। उस अदद के दहाई के मकाम का हिंदसा इकाई के मकाम के हिंदसे से 3 ज़्यादा है, तो वो अदद मालूम कीजिए। अब ऐसे सवालात के लिए जो 1 2 हिंदसी अदद होते हैं उसके लिए आपको कुछ चुनिंदा बातें याद रहना चाहिए। देखिए, जो असल अदद होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए अगर इकाई का हिंदसा x है और दहाई का हिंदसा y है, तो इकाई का हिंदसा हम x फर्ज कर लेते हैं, दहाई का y फर्ज कर लेते हैं। तो असल अदद हमारा किस तरह से बन जाएगा? x + 10y बन जाएगा असल अदद, है ना। अब मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद क्या मिलेगा? मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला अदद, ज़ाहिर सी बात है, इसका जब मकाम तब्दील हो जाएगा यानी 10 के साथ अब x आ जाएगा और y अकेला रह जाएगा, है ना। तो ये अदद। अब और क्या बोला इसमें? इनका मजमुआ, सवाल की जो पहली शर्त है, क्या बोला गया है? इसलिए सवाल की पहली शर्त 1 2 हिंदसी अदद और उसके मकाम तब्दील करने के बाद हासिल होने वाला अदद, यानी ये अदद और ये अदद दोनों का मजमुआ जो 143 है। तो हम क्या लिखेंगे? x + 10y, पहले ये फिर प्लस करेंगे, मजमुआ बोला ना, 10x + y = 143। ये बन गई हमारी मसात। अब क्या करेंगे? x और 10x कितना हो गया? 11x हो गया, 10y और 1y 11y हो जाएगा और ये 143। यहाँ से x + y हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि 11 हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, है ना, = 143। x + y = 143 के तकसीम में, देखो ये ज़रब में है, x + y के, ये तकसीम में इस तरह से आ जाएगा। 11 का 11, 11 का 11, 3 बचे, 11 × 3 = 33। तो x + y कितना आ गया? 13 आ गया। मान लीजिए मसला नंबर 1 बन गई हमारी। सवाल की दूसरी शर्त क्या कहता है? सवाल की दूसरी शर्त यह है कि उसके दहाई के मकाम का हिंदसा जो है वो इकाई के मकाम के हिंदसे से 3 ज़्यादा है। तो इकाई के मकाम में 3 जमा कर देने का, 1 + 3, तो दहाई का हिंदसा बन जाएगा।
है ना, उसका जो दहाई का हिंदसा है वो इकाई से 3 ज़्यादा है, तो इकाई में 3 जमा कर दो, है ना। अब क्या करेंगे, हम x के माइनस में y को यहाँ भेजते हैं और 3 को यहाँ -3 में भेज देते हैं, तो इसकी मसाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू या -3। ये मसाद नंबर 2 बन गई, समझ लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब मसाद 1 और 2 को जो है हम इखराज के तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अगर हम प्लस करते हैं तो देखो ये y कैंसिल हो जाएगा, इधर 2x बचेगा इज इक्वल टू 13 में से 3 चला जाएगा तो 10 बचेगा, x इज इक्वल टू 10 के बटे में 2 आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 5 आ गया। x की कीमत कितनी आ गई, 5, यानी हमें इकाई का हिंदसा 5 मिल गया। अब दहाई का हिंदसा हमें मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने बनाए थे ना y बराबर x जमा 3, इसमें रख देते हैं, तो 5 जमा 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो हमारा असल अदद अगर हम मालूम करें, असल अदद जो रियल में था, यानी x प्लस 10y था, x प्लस 10y, देखो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5, 10 ज़रा 8 कितना आएगा, y कितना है 8 है, तो 5 जमा 8 दाई 80, तो ये जो होगा 85, है ना। इकाई का हिंदसा 5, दहाई का हिंदसा 8 आ गया ना। तो इस तरह से ये जो सवाल है यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आया है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं 1 2 हिंदसी अदद अपने हिंदसे के मजमूए का ऐसा, तो आपको ये ना असल अदद ये याद रखना है, x प्लस 10y, और मकाम तब्दील करें तो 10x प्लस वाई। याद रखो, इकाई का हिंदसा आप x लेना, दहाई का हिंदसा y लेना। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस सवाल में। तो बच्चों सवाल नंबर 3 का भी जो है वो आपके सामने मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुका कर आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या बोला गया है कि चंद तुलबा के दरमियान 540 रुपये मसावी तौर पर तकसीम किए जाते हैं। 540 रुपये कितने, 540 रुपये तुलबा में मसावी तौर पर तकसीम किए जा रहे हैं। अगर 30 तुलबा ज़्यादा हो जाते हैं तो हर एक को 3 रुपये कम मिलेंगे। तो तुलबा की तादाद कितनी है, मतलब कितने बच्चे हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि तुलबा की तादाद जो मालूम करना है हमें, हम फ़र्ज़ करेंगे कि भाई जो तुलबा को x रुपये मिलते हैं, इस तरह से फ़र्ज़ किया कि हर तुलबा को x रुपये मिलते हैं। तो 540 रुपये के हिसाब से के मुताबिक हर तुलबा को 540 बटे x रुपये मिलते हैं, है ना। अगर 30 तुलबा बढ़ जाए, है ना, अगर 30 तुलबा बढ़ जाए, ऐसा बोला ना सवाल में, तुलबा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हर तुलबा को 540 बटे x जमा 30 इतने रुपए मिलते हैं, है ना, इतने रुपए मिलेंगे। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि अगर 30 तुलबा बढ़ जाते हैं तो हर एक को जो है 3 रुपये कम मिलते हैं। नॉर्मली जितने मिल रहे हैं 3 रुपये कम मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 540 बटे x इस तरह से रहने देंगे। ये 3 रुपये कम मिल रहे हैं ना, इसको 3 को माइनस को यहाँ ला लो प्लस में, इसको यहाँ भेज दो माइनस में। 540 बटे x जमा 30, है ना। अब आप गौर से देखिए, हमारी मसावत बन चुकी है। 540 अगर मैं कॉमन निकाल लेता तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 30 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ज़रब में ना इसको यहाँ ले लो तकसीम में, 540 को 3 के तकसीम में ले लो, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 30। इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचे 3 अटे 24, यानी 180 आ जाएगा, 180, है ना। इज इक्वल टू यहाँ पर तिरछा ज़रब कर लीजिए आप, x प्लस 30 एका x प्लस 30 माइनस ये x का x इधर पे इस तरह से, और नीचे क्या रहेगा x ब्रैकेट x प्लस 30 इस तरह से ज़रब हो जाएगा, है ना। ये तो सबको आना चाहिए। देखो माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, ऊपर 30 बचा,
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा 30 हो जाएगा, है ना, 30x, और यहाँ पर 1/180। फिर तीसरा जब करेंगे हम यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा 30x और 30 ज़रब में जाएगा 180 के, कितना हो जाएगा ये फिर से 540 हो जाएगा, है ना। 3 18 3 54 और ये 2 0 तो 5400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5400, एक्स स्क्वायर जमा 30x, ये ऐसी का ऐसी। अब इसको इधर ले लो, एक्स स्क्वायर जमा 30x माइनस 5400 इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा। देखो 30x है भैया, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब ये मुरब्बे मसाद बन चुकी है हमारी। हम क्या करेंगे 5400 के अज्जा ज़रबी करेंगे। अब आप सोचेंगे इतना बड़ा नंबर कैसे करेंगे, इसके अज्जा ज़रबी 30 आना चाहिए। तो 9 छंग 54 आपने किया होगा, है ना, 9 छंग 54, तो 90 और 60 ज़रब करेंगे तो भी 5400 होता है ना। तो हमको क्या लाना है, 30 प्लस में लाना है, तो 60 जो है माइनस में रखना पड़ेगा। अब एक्स के कपड़े पिनाओ और बिठाओ इसकी जगह पर, एक्स स्क्वायर जमा 90x नफ़ी 60, है ना, नफ़ी 60x माइनस 5400 इक्वल टू 0। इसको ज़रा साइड में रखने का। अब यहाँ से तो आपको आता ही है, कॉमन निकालना, तो कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 90 बचा, फिर माइनस 60 लिखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मरतबा है तो एक बार लिख दो, इसको कॉमन निकाल लो, मतलब क्या बचेगा, x माइनस 60 बचेगा। इसके बाद क्या करते हैं 0 बांटते हैं, है ना, x प्लस 90 बराबर 0। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप बहुत तेज़ समझाते हैं, तो भाई तेज़ समझाते तो आप इसको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं आप, है ना, सेटिंग होती है। x इक्वल टू देखो माइनस 90 इधर हो जाएगा, x इक्वल टू ये 60 जो इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हर किसी को तो ये माइनस 90 रुपये तो नहीं मिलेंगे, तो ये नाकाबिल कबूल है ना, ये कबूल है ना। तो किसी को भी प्लस में मिलते हैं रकमों की तरह, तो x बराबर 60 यानी 60 रुपये मिलते हैं बच्चों को। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर जो 2 है ना बच्चों, वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है ना। तो इसको रुका कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप, है ना, लिख सकते हैं। हमारा ये सवाल जो है बच्चों यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही इजी और सिंपल है, बस एक सवाल हमारा रह जाता है, वो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब अगला सवाल है, हमें कुछ आदाद दिए गए हैं, एहतिमाल सबक से हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये इतने अदद हमें दिए गए हैं, कुल मिला के 5 अदद है। हमें बोलता है कि हिंदसों का इस्तेमाल करके 2 हिंदसी अदद बनाइए और उनमें हिंदसों को दोहराने की इजाज़त है, मतलब दोहरा सकते हैं, यानी 11, 22, 33, 44 आएंगे तो भी चलेगा। तो एहतिमाल मालूम कीजिए, 3 वक़्वे दिए गए हैं। सबसे पहले तो जब हम हल करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन जब शुरू करेंगे तो ऐसा लिखेंगे भाई, फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत जो है वो ऐसा है। अब 2 हिंदसी अदद बनाना है ना, तो ऐस में ही लिखेंगे ना हम। तो देखो 2 हिंदसी अदद मतलब 0 1 1 दाई यानी 10, 2 हिंदसी अदद पहला है। अब दोहराया भी जाना चाहिए यानी 11 भी आएगा, है ना, 12, 13, 14। कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि हिंदसा दोहराया नहीं जाना चाहिए, ऐसा लिख कर आता है बग़ैर दोहराए, तो 11 नहीं लेते फिर उसमें। फ़िलहाल यहाँ पे सवाल में बोला गया कि भाई दोहराने की इजाज़त है, तो इसलिए 11 लिया गया है ना। 14 के बाद फिर लिख देंगे डायरेक्ट 20, है ना, फिर 21, फिर 22, फिर क्या लिखेंगे 23, 23, है ना, 24, फिर 30 लिख देंगे ना डायरेक्ट, क्योंकि 5 तो है नहीं, तो वरना 25 भी लिखते थे, डायरेक्ट 30 लेंगे। 30, 31, 32, 33, 34, फिर उसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट 40, 41, 42, 43, 44, है ना, फिर लिखेंगे बस लास्ट 44 पर ख़त्म हो गया। अब कितने हो गए भाई, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो NF कितना हो गया 20। नमूने वसत में अरकान की तादाद कितनी आ गई 20 आ गई। अब पढ़ेंगे पहला सवाल, तो उसको भी फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए जो पहला पॉइंट है उसको ए दे देंगे। क्या बोला है कि भाई मुफर्रिद अदद मिलता है। मुफर्रिद अदद मतलब ऐसा अदद जो खुद के पहाड़े में आता है, खुद से तकसीम होता है ना। तो कौन होगा वो, 11, 13, है ना, फिर आएगा 23, है ना, 23 के बाद आएगा 31, फिर 31 के बाद क्या आएगा 41, है ना, 43, बस इतने आएंगे। तो ए में इतने अदद आ जाएंगे, है ना। भाई सही ले रहा हूँ ना मैं, गलती तो नहीं है।
अगर गलती हो तो भाई माफ़ कर देना कभी, हाँ खुद से सही कर लेना अगर कुछ गलती नज़र आए तो 11, 13, 23 लिखो, 11, 13, 23, 31, 41, 43। आजकल का मामला ऐसा है कि बच्चे गलतियाँ पकड़ लेते ना तो कमेंट करने आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कमेंट करते आके गलत लिखे, गलत है ये, ध्यान से लिखने का ना, ऐसा बोलते हैं। कितने हो गए? 3, 3, 6 है ना। एहतमाल भी बोला ना मालूम करने के लिए, तो चलो एहतमाल भी मालूम कर देते। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना 6, एन ऑफ एस कितना 20 है। 2 के पार्ट से 2 3 6, 2 1 2, तो 3/10 आपका एहतमाल आ जाता है ना। अब पॉइंट नंबर 2, उसको हम बी ले लेते हैं। क्या बोला गया है? 4 के ज़ौफ़ में है। 4 के ज़ौफ़ में है मतलब 4 का पहाड़ा है, यानी 4 से तकसीम पजीर अदद है। तो 4 तिया 12 है ना, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 अड़े 32, 4 दे 40 है ना, और ये 44। जिस पे भी हमने डैश टिक मार्क किया है वो बी सेट में आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 12, 20, 24, 32, 40 और 44। तो ये हमारा बी सेट में आ जाएगा। कितने हो गए भाई एन ऑफ बी? 1 3 3 6, तो 6 हो गए। तो इसका भी पी ऑफ बी यानी एहतमाल निकाल लो, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस है ना। कितना आ जाएगा? 6/20। ये भी हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2 3 6 और 2 1 2 यानी 3/10 आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 3 हल करेंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या बोला गया है? 11 के ज़ौफ़ में। तो 11 के ज़ौफ़ मतलब 11 के से तकसीम पजीर आदाद। तो 11 से तकसीम पजीर आदाद क्या होते हैं? 11 का 11 ये हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 चौक 44। जितने पे भी हमने क्रॉस मार्क किए हैं वो सी वक्वे में आ जाएगा, है ना। लिखते हैं इसको, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 है ना। कितने हो जाएंगे एन ऑफ सी में? भाई 4 आ गए यहाँ पर, तो पी ऑफ सी एहतमाल मालूम कर देंगे। तो एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 4/एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 20। तो 4 का 4, 4 पंजे 20 यानी 1/5 इसका एहतमाल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर जो 3 है बच्चों, वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। आपके सामने इसका सलूशन मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्चे के सवाल नंबर 3 के बी की तरफ। तो बच्चों 5वें पर्चे का सवाल नंबर 3 का बी देखिए, यहाँ पर हमें 2 सवाल करने हैं। एक हमजाद मसावात दी गई हैं, 2 मसावतें दी गई हैं और बोला गया तरसीमी तरीके से हल कीजिए। बहुत आसान होता है और फिर बाद में इसको हल करने के बाद एक और एहतमाल का सवाल है। देखिए हमजाद मसावत से हल करने के लिए ना बहुत आसान होता है, ये समझ लीजिए फ्री के मार्क्स होते हैं। हमें इसके अंदर अपने से कुछ भी आदत लेने होते हैं। देखिए सबसे पहली मसावत की जो है हमें मुहद्दिदीन लेना पड़ते हैं। 2x - y = 3 अगर ये मसावत दी गई है तो हम क्या करेंगे? y को यहाँ रख लेंगे, 2x के माइनस में 3 को यहाँ ले लेंगे। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y = 2x - 3 है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं और इसके लिए हम जदौल बनाएंगे ऐसे, x, है ना, y फिर x, y इस तरह से। आप 4 कीमतें भी ले सकते हैं या 3 भी ले सकते हैं, है ना, आपकी मर्ज़ी। ये जो है 4 इसलिए लिया जाता है ताकि एक्यूरेसी आ जाए, मतलब अगर मिनिमम 3 पॉइंट भी अगर एक लाइन में आ गए तो आपका आंसर राइट माना जाता है। मान लीजिए अगर x की कीमत मैंने 0 रख दी यहाँ पर, तो 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा, 0 - 3 यानी -3 आ जाएगा। तो 0,3 आपके मौजूद मिल गए, पहला मौजूद मिल गया। 1 ले लेते हो अगर आप, है ना, 1 है तो 2 1 2 यानी 2 1 2, 2 में से 3 या तो -1 बचा, तो 1, -1 ये मौजूद मिल जाएंगे आपको। फिर अगर आप 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 - 3 यानी 1 बचेगा, तो 2,1 आ जाएगा आपका। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 3 ले लेते हो, है ना, 2 तिया 6, 6 - 3 मतलब 3 बचेगा, तो 3,3 आपका मिल जाएगा। तो ये जो पहली मसावत है इसके मुहद्दिदीन आपको मिल चुके हैं। अब आपको जो मुहद्दिदी निज़ाम है, जो ग्राफ पेपर है, उसके ऊपर x और y मेवर खींचने होंगे और पैमाना लिखना होगा एक सम बराबर, दोनों मेवर पर एक सम बराबर 1 इकाई, और फिर ये जो नुकात है उसको उस पर पॉइंट लेना होगा और लाइन खींचना होगी। तो ये मसला नंबर 1 का आप टेबल बना लेंगे। इसी तरह से मसला नंबर 2 के लिए भी आप इसी तरह से बनाइए। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर 3x - y = 2 है ना।
हम क्या करेंगे, y को यहाँ भेज देंगे 3x के माइनस में 2 को इधर ले लेंगे, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, है ना, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसके लिए भी सेम आप टेबल बनाइए या फिर जो है नुकात लीजिए। ज़रूरी नहीं है हमने जो 0 1 2 3 लिया है आप भी वही लीजिए, आप 0 लीजिए, कभी 1 लीजिए, कभी -1 लीजिए, कभी -2 लीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो ये जो आदाद होते हैं ना, ये आपको खुद से करना है। तो ये जो सवाल है बतौर होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, तो आप इसका टेबल खुद से बनाइए और जो भी नुकात मिलेंगे उनको मुहद्दद निज़ाम पर मुर्तसिम कीजिए और ख़त कीजिए, क्योंकि ये ख़त की मसावत है, तो दोनों के ख़त बराबर, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से बनाएंगे, है ना। तो सवाल नंबर जो 1 है, एक मसावत के जदवल मैंने बना के दे दी, दूसरी मसावत का जदवल आप खुद बनाइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है कि एक थैले में यकसा जसामत वाले यानी एक साइज़ के 3 सुर्ख यानी 3 रेड बॉल है, तो इसलिए R1 R2 R3 3 रेड बॉल है, और 3 सफ़ेद यानी W1 W2 W3 3 सफ़ेद, और 3 सब्ज़ यानी ग्रीन G1 G2 G3 इतने बॉल्स हैं एक थैले में, है ना। मान लीजिए हमारा S है, नमूना वसत क्या होता है, S होता है, नमूना वसत ऐसे इस तरह से आपको फ़र्ज़ करना पड़ेगा। फिर ये लिखेंगे, तो भाई 3 3 9 कुल मिला के कितने हैं, एक बॉक्स में, एक थैले में 9 बॉल्स हैं। उस थैले में से एक गेंद को बेतरतीब तरीके से निकालें, मतलब बिना देखे अगर ऐसा निकालेंगे, ऐसा कौन सा बॉल निकलता है, तो उसका एहतमाल मालूम करना है। एहतमाल मालूम कीजिए कि निकाली गई गेंद जो है नंबर 1 सुर्ख रंग की है, तो पहला जो वकवा है मतलब सुर्ख रंग की गेंद, सुर्ख रंग की गेंद। तो ए में कौन कौन आएंगे सुर्ख रंग में, R1, कोई भी गेंद आ सकती ना हाथ में, R2 या R3, तो N ऑफ ए में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसका एहतमाल मालूम कर लीजिए, P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ एस, है ना, 3 बटे कितना हो जाएगा, ये N ऑफ एस नहीं लिखा ना मैंने, माफ़ करना, 9 लिखे, तो ये हो 9, 3 का 3 3 यानी 1 बटे 3 आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि सफ़ेद या सुर्ख, सफ़ेद हो सकती है या सुर्ख हो सकती है, यानी दोनों लिखने पड़ेंगे हमको, सफ़ेद या सुर्ख बोला ना, तो बी सेट में सुर्ख या सफ़ेद, तो उसके लिए दोनों लिखना पड़ेंगे हमको बी सेट में। तो W1 W2 W3 कॉमा G1 G2 G3 कुल मिला कितनी गेंद हो गई, N ऑफ B 6 हो गए। तो इसका भी एहतमाल मालूम कर लीजिए, P ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ B अपॉन N ऑफ S, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी 2 बटे 3 इसका एहतमाल आ जाएगा। तो ये बच्चों ये जो सवाल है यहाँ मुकम्मल हो जाता है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ देर मैं आपके सामने इसको रखता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सके, इसको लिख सके। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरे 5 पर्चों के सवाल नंबर 3 का भी जो है हमने हल किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और ऐसे ही तमाम पर्चों के हर सवाल के जो सलूशन है वो हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी समझा दिए हैं। आपको अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, लिंक दिए गए हैं, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ मौजूद है। तो बच्चों इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को खूब शेयर कीजिए, क्योंकि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक ये वाहिद यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले सन 2016 में शुरू किया गया था, और आपकी फ़लाह के लिए इसे इसे शेयर कीजिए, तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुँचाइए। चलिए बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।